अमेरिका की धमकी बेअसर, परमाणु मुद्दे पर अड़ा ईरान। नूक में खुले दूतावास, ग्रीनलैंड की वैश्विक अहमियत बढ़ी। अमेरिकी तनाव के बीच खामेनेई एयरफोर्स बैठक से दूर। वेस्ट बैंक में इजराइल का बड़ा दांव, फलिस्तीनी सत्ता पर वार। जेल से छूटते ही गुआनिपा का अपहरण, मचाडो का आरोप। बॉन्डी बीच हमले के बाद सिडनी दौरे पर पहुंचे हरजोग। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से पाकिस्तान पर दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। अब वक्त तो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की। ईरान और अमेरिका के बीच रविवार से शुरू हुई परमाणु बातचीत के बीच तेहरान ने एक बार फिर अपना सख्त और साफ रुख सामने रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा और ना ही वह अमेरिका की सैन्य ताकत के दबाव में झुकेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने अपना बेहद ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया में तैनात किया है। अरागची ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य मौजूदगी ईरान को डराने के लिए है, लेकिन इससे ईरान की नीति और फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान को अमेरिका की मंशा पर बहुत कम भरोसा है और उसे संदेह है कि वॉशिंगटन इन बातचीतों को गंभीरता से भी ले रहा है या नहीं। अरागची के मुताबिक ईरान इन वार्ताओं को लेकर अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस से लगातार सलाह ले रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों और इजराइल के उस आरोप को खारिज किया है जिसमें कहा जाता है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। अरागची ने कहा है कि ईरान किसी परमाणु हथियार की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत महाशक्तियों को ना कहने की क्षमता है। इस बीच इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि बातचीत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दे भी शामिल हों, लेकिन ईरान ने इन पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया है। अरागची ने अंत में कहा है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है और चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ग्रीनलैंड से संबंधित है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक गतिविधियों के बीच ग्रीनलैंड अब दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए खास अहमियत का केंद्र बनता जा रहा है। इसी कड़ी में फ्रांस और कनाडा ने ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में औपचारिक रूप से अपने वाणिज्यिक दूतावास खोल दिए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया था। इसके बाद से इस क्षेत्र की भू राजनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन इसके सामरिक महत्व और खनिज संसाधनों के कारण कई देशों की नज़र यहाँ टिकी हुई है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नूक में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया और कहा कि आर्कटिक से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। उन्होंने साफ किया कि कनाडा के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी सहयोग और स्थानीय समुदायों के अधिकार प्राथमिकता हैं। वहीं फ्रांस ने भी नूक में अपना वाणिज्य दूतावास शुरू किया और जीन नोएल पोइरियर को पहला कॉन्सुल जनरल नियुक्त किया गया। फ्रांस ने कहा है कि वह ग्रीनलैंड के साथ सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है और डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करता है। ग्रीनलैंड के नेताओं और इनुइट समुदाय ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और एकजुटता का संकेत है। फ्रांस और कनाडा की मौजूदगी से अब ग्रीनलैंड आर्कटिक कूटनीति का नया और अहम केंद्र बनता जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से संबंधित है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 37 सालों में पहली बार ईरानी एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। इस बैठक का आयोजन 8 फरवरी को किया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर का परंपरा तोड़ना कई सवालों को जन्म दे रहा है और उन्होंने ऐसा उस वक्त किया है जब अमेरिका के साथ तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। एयरफोर्स के कमांडरों की बैठक ईरान में हर साल होती है, जो इस्लामिक राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी दिखाने का अहम हिस्सा होता है। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में ईरान सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने खामेनेई की जगह सीनियर एयरफोर्स अधिकारियों से मुलाकात की। ईरान पिछले कई दशकों से प्रॉक्सी संगठनों के जरिए मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ता रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने ईरान पर हमला नहीं किया था। पिछले साल ये स्थिति बदल गई और इसराइल ने दोबारा ईरान पर भीषण हवाई और ड्रोन हमले किए। जून 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला और अंत में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया था, जब उसने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। खामेनेई का एयरफोर्स के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या वो अमेरिका से डर रहे हैं, या फिर उनके उत्तराधिकारी की खोज तेज हो गई है।
खामेनेई का इस कार्यक्रम से गैर हाजिर रहना काफी हैरान करने वाला है और ऐसा लग रहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को अमेरिकी हमले का खतरा दिख रहा है। उन्हें डर है कि अमेरिकी हमले में सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई अमेरिका के साथ तनाव भड़कने के बाद से एक गुप्त बंकर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि कोई भी अमेरिकी हमला पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष शुरू कर देगा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस बार युद्ध शुरू करता है तो यह पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। कुछ रणनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामेनेई की जगह कार्यक्रम में किसी डिप्टी को भेजने का फैसला लिया गया होगा, ताकि घरेलू दर्शकों के साथ साथ विरोधी शक्तियों को भी एक संदेश दिया जा सके। हो सकता है कि ईरान का नेतृत्व ताकत दिखाने के बजाय रणनीतिक सावधानी को प्राथमिकता दे रहा है। यह ईरान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर इस बारे में आंतरिक बहस का भी संकेत हो सकता है कि अमेरिका के दबाव का सबसे अच्छा जवाब कैसे दिया जाए। क्या डिप्लोमेसी को ही आधार बनाकर रखा जाए या अमेरिका के साथ एक युद्ध में टकराया जाए जिसका अंजाम विनाशक हो सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि इजराइल से संबंधित है। इजराइल अब वेस्ट बैंक में अपनी पकड़ और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए, जिनका मकसद फलस्तीनी सत्ता और कमजोर करना और यहूदी बसावटों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। वित्त मंत्री बेजल एल स्मोट्रिच के नेतृत्व में लिए गए इन फैसलों के तहत वेस्ट बैंक में जमीन की खरीद बिक्री, रिकॉर्ड सार्वजनिक करने और संवेदनशील इलाकों में निर्माण पर इजरायली नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। स्मोट्रिच ने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य फलस्तीनी राज्य की अवधारणा को पूरी तरह खत्म करना है। इन फैसलों में यहूदी नागरिकों को फलस्तीनी जमीन खरीदने की रोक हटाना, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करना, हेब्रोन जैसे धार्मिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण की योजना इजरायली अधिकारियों को सौंपना और पर्यावरण व पुरातत्विक मामलों में इजरायल को हस्तक्षेप की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा एक ऐसी समिति को फिर से सक्रिय किया जाएगा जो इजरायल को ज़मीन खरीदने में मदद करेगी। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इन फैसलों को खतरनाक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। जॉर्डन समेत कई देशों ने भी इसकी आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन बसावटों को अवैध मानता है और मानता है कि ये शांति प्रक्रिया और भविष्य के फलस्तीनी राज्य की उम्मीदों को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि वेनेजुएला से संबंधित है। दरअसल वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने सोमवार को एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जेल से रिहा होने के कुछ ही घंटों बाद उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक जुआन पाब्लो गुआनिपा का अपहरण कर लिया गया है। मचाडो के मुताबिक गुआनिपा को राजधानी काराकास के एक रिहायशी इलाके से आधी रात के आसपास जबरन उठा लिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारी हथियारों से लैस लोग जो सादे कपड़ों में थे और 4 वाहनों में आए थे, गुआनिपा को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। मचाडो ने उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब वेनेजुएला सरकार ने रविवार को नजरबंद विपक्ष के कई प्रमुख नेताओं को जेल से रिहा किया था। यह रिहाई उस दबाव के बाद हुई है जो सरकार पर लंबे समय से राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार सैकड़ों लोगों को छोड़ने को लेकर बन रहा था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रतिनिधियों की हालिया यात्रा के बाद भी सरकार पर दबाव और बढ़ गया था। पूर्व राज्यपाल गुआनिपा ने रिहाई के बाद कहा था कि देश अब बदलाव के दौर में है और सभी को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वेनेजुएला बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने 8 महीनों से ज़्यादा समय हिरासत में बिताया था। सरकार की ओर से इस अपहरण के आरोप पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब रुक कर लेते हैं इजराइल का। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सोमवार सुबह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर पहुंचे। उनका यह 4 दिन का दौरा मुख्य रूप से पिछले साल दिसंबर में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहूदी समुदाय के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए है। मीडिया से बातचीत में हर्जोग ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों में जाकर यहूदी समुदाय के लोगों से मिलेंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि इस कठिन समय में इजराइल उनके साथ खड़ा हुआ है। राष्ट्रपति हर्जोग ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान वे यहूदी समुदाय के नेताओं से मुलाकात करेंगे, बड़े सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से भी बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इस दौरे को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। फलस्तीन मुद्दे पर इजराइल की नीतियों का विरोध करने वाले कई संगठन और लोग हर्जोग की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 1000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों ने एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि इजरायली राष्ट्रपति का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यू साउथ वेल्स में करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार के दौरान हुए आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आतंकवादी हमला बताया था। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि भारत और अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका और भारत के बीच पिछले सप्ताह हुई अंतरिम ट्रेड डील ने पूरे दक्षिण एशिया के व्यापार माहौल को प्रभावित किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत पर लगाया गया टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया।
साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगाई गई 25% अतिरिक्त ड्यूटी भी हटा दी है, जो रूस से तेल खरीदने के कारण लगाई गई थी। इसके बदले भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने का वादा किया है। इस डील का असर अब भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी इस पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। विश्व व्यापार संगठन में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत डॉक्टर मंजूर अहमद ने इसे भारत की पारंपरिक व्यापार नीति में बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत का अपने बाजार को ज़्यादा खोलना, रूसी तेल खरीदना बंद करना और चीन को लेकर अमेरिका की चिंताओं के साथ अपनी ट्रेड नीति को जोड़ना बेहद अहम कदम है। डॉक्टर मंजूर अहमद ने पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखे लेख में चेतावनी दी है कि समझौते से दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और वहां टैरिफ या बाजार तक पहुंच में बदलाव का सीधा असर पाकिस्तान के टेक्सटाइल जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तानी सरकारों की आलोचना करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद ने कभी अमेरिका के साथ व्यापक व्यापार समझौते पर गंभीरता से बातचीत नहीं की, जो एक बड़ी चूक रही है। डॉक्टर मंजूर अहमद के मुताबिक भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान को अपनी व्यापार नीति पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है और अमेरिका सहित अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ ठोस और दीर्घकालिक बातचीत शुरू करनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।